नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। हम आज इकोनॉमी के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु बोर्ड की जो इकोनॉमी है पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट पर बात की गई है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही विस्तार से हर चीज़ को उसमें शामिल किया गया है। तो हम इस लेक्चर में तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं। हम जो इकोनॉमी के हमारे लेक्चर आएंगे वो पूरे सीक्वेंस से आएंगे। उस सारे लेक्चर को हम सीक्वेंस में कवर करेंगे, ताकि इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी एक फोबिया रहता है ना, इकोनॉमी से ज़्यादा डर ही लगता है स्टूडेंट्स को कि मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी समझ से बाहर है, इतना टफ है इसका ये वर्ड वगैरह सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, हमने तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमी को पढ़ाने की पहले स्टार्ट की है। इसके लेक्चर आपको वीडियो के जो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं पहली बार इसको स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा और मुझे लगा कि आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए, आप लोगों तक ये लेक्चर पहुँचाना चाहिए, ताकि इकोनॉमी से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो समझ नहीं आता, जो भी फोबिया एक डर है, वो दूर हो जाए। इसलिए हम तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले चैप्टर में हम क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है इस बारे में जानेंगे, और फिर सीक्वेंस से कई सारे लेक्चर को हम अलग अलग वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। तो देखते हैं हम। पहला कंटेंट देख लीजिए आप। पहला क्या रहेगा, इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से परिचित होंगे। पहला क्या होगा, पहला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। दूसरे लेक्चर में हम नेशनल इनकम को देखेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय को देखेंगे। तीसरा लेक्चर भी कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट और राष्ट्रीय आय से ही संबंधित होगा। इसमें व्यक्तिगत आय और रोजगार संबंधित मुद्दों को, सिद्धांतों को हम रखेंगे। जो फिर हमारा चौथा लेक्चर आएगा वो निवेश और जो उपभोग होता है, पूरा खपत होती है, उससे रिलेटेड उसके कार्य, उसके फंक्शन, विभिन्न उसके जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर रिलेटेड रहेगा। फिर अगला जो हमारा पांचवा लेक्चर आएगा वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को रहेगा, यानी मौद्रिक जो अर्थव्यवस्था होती है, मौद्रिक जो अर्थशास्त्र होता है, उससे रिलेटेड हम इसमें सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। छठवें लेक्चर में हमारी बैंकिंग संबंधी गतिविधियाँ रहेंगी, जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड सारी गतिविधियों को क्या करेंगे, जानेंगे। जो हमारा सातवां लेक्चर रहेगा उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सातवें लेक्चर में जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती है, कौन कौन सी इकोनॉमी पाई जाती हैं, किस तरीके के रूल्स वहाँ पे फॉलो होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आठवें लेक्चर में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी आर्थिक संस्थान हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अन्य कई सारे संस्थान हो गए, IFC हो गया, ID हो गया, इनके बारे में हम क्या है विस्तार से जानेंगे। और जो हमारा 9वां लेक्चर रहेगा वो आपका फिस्कल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। जो राजस्व घाटा वगैरह होता है, वित्तीय घाटा होता है, उससे रिलेटेड हमारा ये लेक्चर रहेगा। 10वें लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, यानी पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था क्या है, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से लेकर चलें कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, पर्यावरण हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से योगदान देता है। जैसे कि अभी UPSC में एक ऐसे ही पूछा गया था कि वन जो होते हैं अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसी तरीके से होते हैं कि जो पर्यावरण है उसमें पूरा किस तरीके से सर्कुलेशन चलता है, कैसे साइकिल चलता है, किस तरीके से पुराने पौधे, नए पौधे इस तरीके से अपने आप को रिन्यूएबल करते रहते हैं, पूरा साइकिल चलता रहता है वो, और वो सस्टेनेबल रूप से क्या है पृथ्वी पर बने रहते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी इकोनॉमी को भी लेकर चलना चाहिए। मतलब उस निबंध का पर्पज यही था कि आप पर्यावरण से सीखें कि किस तरीके से वो अपने समय समय पर अपनी चेंजेस करते हैं पर्यावरण में, अपने पेड़ पौधों में, जीवन प्रक्रिया में और पोषण में, ताकि उनका जो पर्यावरण का चक्र है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसी तरीके से हमको इकोनॉमी में भी यही सिद्धांत लागू करने होंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और निरंतर आगे बढ़ती रहे और सस्टेनेबल रूप से क्या ग्रोथ करती रहे। 11वें लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी विकास और नियोजन की अर्थव्यवस्था क्या है, किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं, किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है डेवलप्ड हो जाए, आगे की ओर हमेशा अक्सर रहे, सस्टेनेबल रहे। इसमें पूरा डेवलपमेंट और प्लानिंग पर फोकस किया गया है। जो हमारा 12वां लेक्चर रहेगा उसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड इकोनॉमिक्स, जो सांख्यिकी विधियाँ हैं और जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्रिक सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम जानेंगे 12वें लेक्चर में। तो टोटल जो हमारी तमिलनाडु की इकोनॉमी है उसमें हम सभी लेक्चर्स को
अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक चीज को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे ताकि जो आपका इकोनॉमी फोबिया है वो आपका दूर हो और आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी माइंड में प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो इकोनॉमी होती है, अर्थशास्त्र जो होता है, उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, मैक्रो और माइक्रो, है ना। मैक्रो आपने सुना होगा, मैक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा, और मैक्रो मीन्स होता है बृहद। तो जब किसी व्यक्ति विशेष की अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो आपकी ही अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करें कि आपकी आय का स्रोत क्या है, आप किस तरीके से उसको खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ निवेश करते हैं, किस तरीके से आप पूरे प्लानिंग करते हैं, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था संबंध जो गतिविधियां हो गई वो आपकी माइक्रो में आएंगी। तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जब हम इसका अध्ययन एक विस्तृत लेवल पर, एक बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर करते हैं तो उसको ही हम मैक्रो अर्थशास्त्र बोल लेते हैं। मैक्रो यानी कि बहुत बड़े स्तर पर, राष्ट्र लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्तर क्या है, मुद्रास्फीति कंडीशन क्या है, निवेश की क्या गतिविधियां हैं, व्यापार की क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कैसी है, महंगाई कैसी है, डिमांड सप्लाई का स्तर कैसा है, क्या क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या क्या डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, इन सारी गतिविधियों का जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं मैक्रो अर्थशास्त्र। मुझे समझ में आया। माइक्रो किसी व्यक्ति विशेष की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, उसके रोजगार का स्रोत, उसकी खर्च कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो प्लानिंग कैसे कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, उसने कौन कौन से इनिशिएटिव ली हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है। तो जब हम ये व्यक्तिगत लेवल पर अध्ययन कर रहे हैं तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम इसी का अध्ययन एक राष्ट्र, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, एक क्षेत्रीय लेवल पर करते हैं, बहुत ही बृहद स्तर पर करते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समाहित किया जाता है, उसको हम मैक्रो अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर हो गया? माइक्रो एक सूक्ष्म अवधारणा है, व्यष्टि अवधारणा है, व्यक्तिगत स्तर तक सीमित है, जबकि मैक्रो क्या है? एक बृहद अवधारणा है, लार्ज इसका वो थ्योरी है, जिसमें हम राष्ट्र के समस्त पहलुओं को, एक जितना भी एरिया होता है, पूरे पहलुओं को सम्मिलित करते हैं। यानी एक व्यक्ति की अवधारणा, यानी कि मेरी अर्थशास्त्र की पूरी प्लानिंग क्या है, मैं मेरे रोजगार का, मेरे आय का स्रोत क्या है, मुद्रा में खर्च कितना करती हूँ, कहाँ पे मैंने निवेश किया है, किस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, कहाँ पे मैंने उद्योग में निवेश किया है, ये सारी जब मेरी अवधारणा का आप अध्ययन करेंगे तो वो आएगा माइक्रो अर्थशास्त्र में। लेकिन जब आप पूरी इंडिया की अवधारणा का इन्हीं सारे बिंदुओं पर और भी विस्तृत बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे तो उसको हम मैक्रो अर्थशास्त्र बोल लेंगे। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, एक छोटी अवधारणा है, मैक्रो यानी कि बृहद, बहुत बड़ी अवधारणा, जिसमें राष्ट्र के लेवल पर विभिन्न बिंदुओं को समाहित किया जाता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या रोजगार सेक्टर हो, निवेश सेक्टर हो, उद्योग सेक्टर हो, सार्वजनिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सभी बिंदुओं को विस्तार से क्या किया जाता है? समाहित किया जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी दो इसकी क्या है? ब्रांचेज हैं, माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र। नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री और आर्थिक विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता, मतलब अर्थशास्त्र में जो पहला नोबेल मिला था उनमें रेगनर फ्रिक्स भी शामिल थे। और ये नॉर्वे के क्या है? अर्थशास्त्री हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था उसके सह प्राप्तकर्ता कौन है निम्न में से? तो आपको पता होना चाहिए कि रेगनर फ्रिक्स हैं, क्योंकि जो ऑप्शनल वनडे एग्जाम होते हैं या पीटी वगैरह में क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। और ये नॉर्वे की अर्थशास्त्री थी। तो सबसे पहले जो माइक्रो शब्द दिया है, माइक्रो और मैक्रो, यानी माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, ये सब सबसे पहले रेगनर फ्रिक्स ने दिया है, जो कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र में पहला इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द और मैक्रो शब्द किसने दिया? रेगनर फ्रिक्स ने। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। और 1933 में इन्होंने ये शब्द दिया। किसने दिया? रेगनर फ्रिक्स ने। रेगनर फ्रिक्स ने नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। 1933 में इन्होंने माइक्रो और मैक्रो शब्द का क्या किया? प्रतिपादन किया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम मैक्रो शब्द किसने दिया? तो रेगनर फ्रिक्स ने। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द किसने दिया? तो रेगनर फ्रिक्स ने दिया। इसका आंसर ये होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। हालांकि मैक्रो अर्थशास्त्र यानी कि बृहद अर्थशास्त्र, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र भी बोल देते हैं, अपने आधुनिक रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स
और 1936 में उनकी प्रकाशित पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के साथ शुरू हुआ था। ध्यान देंगे, यहाँ आपसे पूछा जाए कि मैक्रो शब्द दिया किसने है, तो रेगनर फ्रिक्स ने दिया है, ठीक है। और उसकी मॉडर्न रूप में विस्तृत जो अवधारणा है, विस्तृत जो वर्णन है, वो किसने किया है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। क्वेश्चन दोनों ही डिफरेंट हैं। पहला शब्द पहली बार सर्वप्रथम शब्द दिया था रेगनर फ्रिक्स ने, और उसकी विस्तृत जो अध्ययन किया, उसका उस पर एक पुस्तक भी छपी, आधुनिक रूप में उसको पहचान दिलाई, तो वो कौन है आपके, वो है आपके जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसकी पुस्तक है, जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक है, जिन्होंने मैक्रो अर्थशास्त्र को बहुत ही विस्तृत लेवल पर अध्ययन किया और उसको आधुनिक रूप क्या किया, प्रदान किया, ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने महामंदी से होने वाले नुकसान के लिए एक स्पष्टीकरण की पेशकश की थी। इनकी इस बुक में क्या है ना, जब मंदी आती है, महामंदी का दौर आता है, तो उससे कैसा निपटा जाए, इसके बारे में उन्होंने इसमें क्या किया है, विस्तृत विवरण दिया है। जब माल बिना बिका रह गया और श्रमिक बेरोजगार हो गए, महामंदी की कंडीशन में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड नहीं होगी तो माल बिकेगा नहीं, वो माल नहीं बिकेगा तो बाजार में जो अर्थव्यवस्था का उत्पादन होता है, उत्पादन गतिविधियां कम हो जाएंगी। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो फिर श्रमिकों को रोजगार कौन देगा, तो श्रमिक क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ये होती है महामंदी कंडीशन। इसलिए कीन्स को आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है, कीन्स है। और मैक्रो शब्द किसने दिया था, रेगनर फ्रिक्स ने। आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए, ये जॉन मेनार्ड कीन्स जी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कौन है ये, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये आपके जॉन मेनार्ड कीन्स, ओके। और जो रेगनर फ्रिक्स ने, उन्होंने क्या दिया था आपको, मैक्रो शब्द दिया था उन्होंने सबसे पहले। अब हम मैक्रो अर्थशास्त्र का क्या है, अर्थ समझेंगे कि क्या है मैक्रो अर्थशास्त्र। मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो से बना है। आपसे पूछ लें कि मैक्रो किस भाषा का शब्द है, तो मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बड़ा, इसका अर्थ क्या होता है, बड़ा। इसलिए मैक्रो अर्थशास्त्र का अध्ययन समग्र रूप से अर्थव्यवस्था, मैक्रो अर्थशास्त्र का अध्ययन है समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन। यानी कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया की, ब्राजील की, अमेरिका की, और सऊदी अरब की, यूक्रेन की, वेनेजुएला की, किसी की भी इकोनॉमी, जब उसका हम लार्ज लेवल पर, बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो अर्थशास्त्र। मैक्रो अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, रोजगार, आउटपुट जैसे समुच्चय से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, और हम अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां प्लानिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। मैक्रो अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये पॉइंट जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, इनको आपको नोट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम ऑप्शनल हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ये आराम से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैक्रो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। मैक्रो शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो रेगनर फ्रिक्स ने दिया था। और मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो वो आपके जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। मैक्रो अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, तो आय सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, इसको आय सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि जब लास्ट में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, जिसमें विभिन्न क्वेश्चन होंगे और विभिन्न ऑप्शन होंगे, आपको उनमें आंसर देना होगा, तब पता चलेगा कि आपने लेक्चर कितने ध्यान से सुना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पूरी इकोनॉमी रहती है। ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये पूरे होल इसका अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल, ये देखिए, यानी अर्थव्यवस्था का समग्र संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं पूरा। उसमें चाहे वो राष्ट्रीय आय हो आपकी, है ना, राष्ट्रीय आय के अलावा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति हो, महंगाई का स्तर क्या है, ठीक है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय के स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है, इंक्लूड नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मैक्रो इकोनॉमी में शामिल किया जाता है। समझ में आया, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर अर्थशास्त्र का क्या हम करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्रो अर्थशास्त्र में शामिल विषय। मैक्रो अर्थशास्त्र में कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो रोजगार। मैक्रो का सीधा सा अर्थ है बहुत बड़े लेवल पर, यानी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को इसमें शामिल किया जाता है, किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं। तो चाहे वो रोजगार हो, राष्ट्रीय आय हो, मुद्रास्फीति हो, व्यापार चक्र, किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं,
गरीबी, असमानता, निवेश, बचत, पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की क्या कंडीशन है, क्या हम सरप्लस में हैं या फिर डेफिसिट में हैं, है ना। व्यापार संतुलन कैसा है, क्या हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आयात ज़्यादा कर रहे हैं। भुगतान संतुलन कैसा है, विनिमय दर और आर्थिक विकास। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करते हैं, चाहे वो रोजगार हो, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, गरीबी, असमानता, निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट, और जो हमारी बचतें हो रही वो, पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, विनिमय दर और आर्थिक विकास, सभी पहलुओं को क्या है, मैक्रो अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। जबकि माइक्रो में किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक गतिविधियों का यानी आर्थिक स्थिति का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। मैक्रो में किसी बड़े लेवल पर हम क्या करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। रोजगार, गरीबी, असमानता, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, आर्थिक विकास इत्यादि गतिविधियों को क्या है, मैक्रो अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे मैक्रो अर्थशास्त्र का महत्व, कि मैक्रो अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था के मैक्रो दृष्टिकोण को शुरू करने के लिए इसकी कई आवश्यकता और कई महत्व। हम मैक्रो अर्थशास्त्र के महत्व को देखेंगे। पहला महत्व क्या है इसका? पहला महत्व ये है कि मैक्रो अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम अर्थव्यवस्था की उपयुक्त रणनीति विकसित कर सकते हैं, यानी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में व्याप्त बुनियादी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। मैक्रो अर्थशास्त्र हमको अर्थव्यवस्था में बेहतर रणनीति बनाने में और बुनियादी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ओके, संभावित उपायों को विकसित करके हम अर्थव्यवस्था की भविष्य की समस्याएं, जरूरत और चुनौतियों को समग्र रूप से समझ सकते हैं, यानी बेहतर रणनीति बना सकते हैं, व्याप्त बुनियादी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, भविष्य की समस्याओं को समझ सकते हैं, जरूरतों और चुनौतियों का हम क्या समग्र रूप से समझ के उनका क्या कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। तो ये होता है मैक्रो अर्थशास्त्र का महत्व। यानी जब हम अर्थव्यवस्था के सभी बिंदुओं पर बहुत बृहद लेवल पर अध्ययन करते हैं तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर रणनीति बनाने में हमको मदद मिलती है, बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए समग्र स्तर पर अर्थव्यवस्था के कामकाज को समझने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, और विकसित और अर्थव्यवस्था के भविष्य की समस्याओं, चुनौतियों, जरूरतों को समग्र रूप से समझने में हमको क्या होती है, मदद मिलती है। मैक्रो अर्थशास्त्र जो है वास्तविकता को समझने के लिए वैज्ञानिक जांच का उपयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसकी सहायता से क्या है, हम साइंटिफिक रूप से वास्तविक समस्याओं को समझते हैं। आर्थिक संकेतकों की सार्थक तुलना और विश्लेषण करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है। जैसे कई सारे डाटा आते हैं इकोनॉमी में कि इस संस्थान के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर इतनी रहेगी, RBI के अनुसार इतनी रहेगी, है ना, और जो CMI होता है इसके अनुसार बेरोजगारी का स्तर इतना मापा गया है। तो इनसे क्या है, हम साइंटिफिक रूप से इनका विश्लेषण करते हैं। सटीक जब हमको आंकड़ा मिलता है तो हम अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं पर बेहतर से कार्य कर पाते हैं। मैक्रो अर्थशास्त्र भविष्य के बारे में बेहतर भविष्यवाणी करनी, जब हमारे पास पर्याप्त डाटा होगा, सफिशिएंट हमारे पास आंकड़े होंगे, कई सारे विश्लेषण के हमारे पास बिंदु होंगे, तो हम अर्थव्यवस्था की बेहतर भविष्यवाणी कर पाएंगे कि इन डाटा के आधार पर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भारत की विकास दर क्या रह सकती है, हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, निर्यात कितना हो सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो सकता है, बेरोजगारी का स्तर में कितनी कमी ला सकते हैं, स्वास्थ्य पोषण स्तर में कितनी कमी ला सकते हैं, महिलाओं की जो रोजगार भागीदारी कितनी बढ़ा सकते हैं, इत्यादि पहलुओं पर हम क्या है, विस्तार से क्या है, अध्ययन कर पाते हैं और उनके लिए प्लानिंग और नियोजन कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्रो अर्थशास्त्र के दायरे के बारे में देखेंगे कि इसका दायरा कितना बड़ा है। मैक्रो अर्थशास्त्र के दायरे को देखते हैं तो राष्ट्रीय आय इसमें शामिल की जाती है, ऊपर हम पढ़कर आए थे। मैक्रो अर्थशास्त्र के दायरे में क्या है, राष्ट्रीय आय आती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, इसका मापन क्षेत्रों द्वारा इसकी संरचना, समष्टि आर्थिक विश्लेषण के मूल पहलू हैं। राष्ट्रीय आय और इसकी संरचना में रुझान एक अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया की दीर्घकालिक समझ प्रदान करते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय तो हमको ये पता चलता है कि लॉन्ग टाइम में वो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रही है और किस प्रकार से डेवलपमेंट करने वाली है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय हमें ये बताती है कि उसकी डेवलपमेंट का स्तर क्या है, किस प्रकार से डेवलपमेंट की गतिविधियां उसमें चल रही हैं और भविष्य में क्या उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति महंगाई का स्तर होता है, यानी सामान्य मूल्य स्तर में जब लगातार वृद्धि होती है तो हम उसको क्या इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बोल देते हैं। विभिन्न मूल्य सूचकांक संख्याओं जैसे थोक मूल्य सूचकांक हो गया, होल प्राइस इंडेक्स WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इत्यादि का निर्माण करके हम क्या करते हैं, सामान्य मूल्य स्तर का अनुमान लगाते हैं। मुद्रास्फीति हम WPI और CPI के आधार पर ही मापते हैं, यानी कि कितनी महंगाई का लेवल है, किस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई का लेवल चल रहा है। इन सारी गतिविधियों को समझने में मुद्रास्फीति से क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्यापार चक्र। क्या है व्यापार चक्र, मैक्रो अर्थशास्त्र में इसका रोल क्या है। लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार में उतार चढ़ाव और व्यापार चक्र की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी इकोनॉमी हो उसमें आयात भी हो रहे होंगे, निर्यात भी हो रहा होगा, डिमांड सप्लाई की अलग कंडीशन हो रही होगी, है ना। व्यापार संतुलन में कितना कोई दूसरे देश में निवेश कर रहा है, कितना रेमिटेंस आ रहा है, कितनी व्यापार गतिविधियां चल रही हैं, स्वदेशी उत्पादन हो रहा है या फिर प्रॉपर्ली हम आयात पर ही निर्भर हैं, कुछ निर्यात भी कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आयात ज़्यादा कर रहे हैं। ये सारी क्या है, व्यापार चक्र की गतिविधियां चलती रहती। इन्हीं से हमको पता चलता है कि मंदी है, उछाल है, अवसाद है, यानी तेजी है अर्थव्यवस्था में या मंदी का दौर है, किस तरीके की कंडीशन सभी अर्थव्यवस्था में पैदा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गरीबी और बेरोजगारी। अधिकांश जो रिसोर्सेज होते हैं डेवलप देशों के, उनकी प्रमुख समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी है, क्योंकि संपन्न देश है वहाँ जो मेनली समस्या आपको देखने पड़ती है गरीबी और बेरोजगारी की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने संसाधनों का पूरी तरीके से यूटिलाइज कर चुके होते हैं, पूरी तरीके से संसाधनों का दोहन कर चुके होते हैं, तो फिर उनके पास संसाधन ही नहीं रहते दोहन करने के लिए, वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँच चुके होते हैं, तो वहाँ पर आपको गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये आर्थिक विरोधाभासों में से कि ये हमको एक विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है कि इतना डेवलप देश है, इतना संपन्न देश है, फिर भी ये वहाँ पे कंडीशन है, तो ये चीज़ें हमको वहाँ देखने को मिलती हैं। गरीबी और बेरोजगारी जो है बहुत ही बड़ी समस्या है। इनसे स्पष्ट समझ होती है कि संसाधनों का आवंटन और सुधारात्मक उपायों को शुरू करने की सुविधा कैसे शुरू की जाए। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में गरीबी बेरोजगारी विद्यमान है, तो फिर उस अर्थव्यवस्था में हमें उसी तरीके की नीतियाँ, कार्य, डेवलपमेंट के पूरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम पूरी प्लानिंग करें कि गरीबी कम हो, बेरोजगारी का स्तर भी कम हो। इस तरीके की प्लानिंग में क्या होती है, मदद मिलती है इन आंकड़ों से। फिर हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है, किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास और उन्हें निर्धारित करने वाले कारकों को केवल मैक्रो विश्लेषण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ऐसा इसलिए बोला गया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम अर्थव्यवस्था की विस्तृत लेवल पर विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं। तो आर्थिक विकास क्या है, विभिन्न पहलुओं पर विकास है। सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, मानव का शारीरिक, मानसिक, भौगोलिक, शैक्षिक सारे स्तरों पर जो विकास होता है उससे ही हम आर्थिक विकास में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न कारकों का क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा। आर्थिक नीतियाँ, यानी सीधी सी बात है, जब मैक्रो अर्थशास्त्र के सभी पहलुओं पर जब हम बात करते हैं तो फिर आर्थिक विकास के अध्ययन की भी हम बात करते हैं, उस पर पहलुओं पर हम दृष्टिकोण डालते हैं, उसको कैसे लेकर जाएंगे इस पर हमारी पूरी समझ बनती है। आर्थिक नीतियाँ, उपयुक्त आर्थिक नीतियों को विकसित करने के लिए मैक्रो अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। यानी जब हम अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर बात कर रहे होते हैं, पूरा डाटा रख रहे होते हैं, पूरा विश्लेषण, पूरी रिपोर्ट्स के आधार पर हम कार्य करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि हमारी आर्थिक नीतियाँ जो हैं उपयुक्त हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। बुनियादी समस्याओं को हल कर पाते हैं हम, बाधाओं को दूर कर पाते हैं और विकास हासिल करने के लिए हम आर्थिक नीतियाँ बना पाते हैं जब हम मैक्रो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब, क्योंकि वहाँ पर हम विश्लेषण जो है बहुत ही बड़े स्तर पर करते हैं। अब हम मैक्रो अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं देखेंगे कि जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो अर्थशास्त्र है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहली समस्या ये है समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के अत्यधिक सामान्यीकरण का खतरा रहता है। यानी जब हम अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर बात कर रहे होते हैं, दृष्टिकोण डाल रहे होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि हम नॉर्मल वे में, एक जनरल वे में उसका अध्ययन करके निकल जाते हैं। लेकिन जब इसी अध्ययन को हम व्यक्तिगत लेवल पर करते हैं तो उसमें कम आंकड़े रहेंगे, कम फैक्ट रहेंगे, तो हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे, तो उसमें क्या विशेष अध्ययन हो जाता है। जबकि मैक्रो में क्या है, सामान्य अध्ययन का खतरा रहता है कि कौन अपने लेवल पर काम
बहुत ज़्यादा डाटा भी रहता है, बहुत बृहद लेवल पर काम हो जाता है। तो ये खतरा रहता है कि कहीं सामान्यीकरण ना कर दिया जाए, सामान्य रूप से डाटा को ना रख दिया जाए, नॉर्मल वे में ही ना रख दिया जाए, हल्के से ही ना लिया जाए अर्थव्यवस्था किसी पहलू को, है ना। ये खतरा रहता है कि सभी पहलुओं को सामान्य ऊपर से क्या कर लिया, डाटा डाल लिया, है ना। ये अलग अलग इकाइयों के बीच एक रूपता मानता है। इसका ये मानना है कि जितनी भी इकाइयाँ हैं अर्थव्यवस्था की वो सब एक है, उनको एक ही मान लेता है, जिससे कि जो थोड़ी सी एफिशिएंसी है उसमें क्या है, कमी देखने को हमको मिलती है। रचना का भ्रम रहता है, एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो राष्ट्र और दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मान लीजिए पूंजीपति कोई भी अंबानी साहब हैं, तो उनके फेवर में अभी जो नीतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक आम नागरिक के फेवर में वो ना हो। तो यही ये बात कही गई है कि जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छी हो। इसलिए अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं होता। कभी एक पक्ष की अनुकूल नीतियाँ होती हैं, तो कभी दूसरे पक्ष की वो प्रतिकूल होती हैं। तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में इस तरीके की कंडीशंस हमको हमेशा देखने को मिलती हैं। यानी अत्यधिक सामान्यीकरण का खतरा रहता है, अलग-अलग इकाइयों के बीच एकरूपता की इनकी अवधारणा है, इनकी मान्यता है, और जो एक व्यक्ति के लिए नीतियाँ अच्छी हैं, वो दूसरे व्यक्ति और राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती। जो एक देश के लिए अच्छा है, वह दूसरे देश के लिए और किसी अन्य समय पर अच्छा नहीं है। यानी सभी के लिए वो नीतियाँ अच्छी हों, वो प्रक्रिया अच्छी हो, ज़रूरी तो नहीं है, किसी एक के लिए अच्छी हो सकती है। मान लो आम नागरिक के लिए कोई योजना आई, है ना, जो CSR की जो भी अवधारणा है, तो आम नागरिक के लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होंगी, इनको CSR का एक पार्ट लोक कल्याण के लिए देना होगा, है ना। तो ये अवधारणा आम नागरिक के लिए बेहतर है, सरकार के लिए बेहतर है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ये उनके लिए बेहतर नहीं है। उनको ये बर्डन लगता है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कई गैर आर्थिक कारक भी हैं जो कि मैक्रो अर्थव्यवस्था में हमको समस्या के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन वे सामान्य मैक्रो अर्थशास्त्र में क्या है, जगह नहीं पाते। कई ऐसे गैर आर्थिक कारक भी हैं, आर्थिक गतिविधियां भी हैं जो हमारे मैक्रो अर्थशास्त्र की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उनको मैक्रो अर्थशास्त्र की पुस्तकों में क्या है, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अर्थव्यवस्था और इसके प्रकार। अर्थव्यवस्था और इसके प्रकार, अब हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर आएंगे, उनके प्रकार देखेंगे, समाजवादी, पूंजीवादी, है ना। H.J. ब्राउन ने अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित किया है। जब भी कोई डेफिनेशन आए, अगर आपके पास किसी अर्थशास्त्री के अनुसार, किसी विषय के अनुसार डेफिनेशन है और आप उसको लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूर्णतः संभावना होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा किसी के अनुसार ही डेफिनेशन को लिखें। H.J. ब्राउन के अनुसार क्या है, एक प्रणाली जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कितनी शॉर्ट एंड स्वीट अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। क्या परिभाषा है, एक प्रणाली जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थशास्त्र कहलाती है। तो H.J. ब्राउन ने क्या कहा, एक प्रणाली जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी परिभाषा को फिर J.R. हिक्स ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादकों और श्रमिकों का उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए सहयोग है। डेफिनेशंस दोनों ही बहुत अच्छी हैं। अब आपको याद करना है कि आपको कौन सी बेटर लग रही है। शॉर्ट एंड स्वीट में तो H.J. ब्राउन की डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि एक प्रणाली जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके, आपसे पूछ भी सकते हैं डेफिनेशन, देखिए किसकी डेफिनेशन है। तो लास्ट में जब क्वेश्चन आएंगे तो सब आपसे पूछे जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा आपका लेवल कि आपने कितने ध्यान से लेक्चर को सुना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को और भी संक्षेप में हम समझा सकते हैं। अर्थव्यवस्था किसी भी प्रणाली या क्षेत्र को संदर्भित करती है। यानी अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की होती है, इंडिया की, अमेरिका की, जापान की, इजराइल की। अर्थव्यवस्था बिना क्षेत्र के संभव भी नहीं होती। किसी क्षेत्र प्रणाली को जरूर ही वो इंडिकेट करेगी जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं। यानी अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र प्रणाली को संदर्भित करती है जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, की जाती हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का अपना चरित्र होता है, उनके अनुसार कार्य गतिविधियाँ भी भिन्न होती है। किसी अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, जैसे कि ये अर्थव्यवस्था का चार्ट है, देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें पूरा साइकिल दिया गया है। इसमें इकोनॉमी के फंक्शन पर बात की गई है कि इकोनॉमी किस तरीके से चलती है। तो इकोनॉमी में देखो, ये ग्रोथ के बारे में क्या बात है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी तब तो ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर कंजप्शन भी होगा, खपत होगा। यानी जो ग्रोथ है वो प्रोडक्शन और खपत पर
उत्पादन और खपत पर आधारित होती है ना। इसी में आ जाती है आपकी एक्सचेंज एक्टिविटी, सपोर्टिंग इकोनॉमिक्स। ये सारी गतिविधियां क्या हैं जो इकोनॉमिक की ग्रोथ से रिलेटेड है। ओके, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में मौलिक आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन और उपभोग, है ना। एक जो इकोनॉमी होती है उसमें आर्थिक गतिविधियां मिलेंगी, आपको उत्पादन मिलेगा और उपभोग मिलेगा। एक अर्थव्यवस्था में मौलिक आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं? उत्पादन और उपभोग है। यानी कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है। सीधी सीधी डिमांड और सप्लाई, कोई भी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पर ही आधारित होती है। कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, कौन सी उसकी गतिविधियां हैं, मूलभूत गतिविधियां कौन सी हैं? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, उत्पादन और उपभोग, ये उसकी मूलभूत गतिविधियां हैं। ध्यान रखना आप, है ना। इन दो गतिविधियों को कई अन्य गतिविधियों द्वारा क्या करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। इन गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य विकास हासिल करना है। विनिमय गतिविधि उत्पादन और उपभोग गतिविधियों को क्या करती है, समर्थन करती है। मान लीजिए यहाँ उत्पादन हो रहा है और यहाँ कंजप्शन हो रहा है, तो इनके बीच विनिमय तो होगा ही। जब तक विनिमय की गतिविधि नहीं होगी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। विनिमय मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज की जो प्रोसेस है जब तक पूरी नहीं होगी तो इनका जो सप्लाई और डिमांड वाला पूरा जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये गतिविधियां कई आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों से क्या होता है, प्रभावित होती हैं। जो हमारे उपभोग उत्पादन गतिविधियां हैं, विनिमय की गतिविधि है, तो इसमें कई आर्थिक गैर आर्थिक फैक्टर भी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो उनमें परिवहन आ जाएगा आपका, बैंकिंग, विज्ञापन, योजना, सरकारी नीति, ये सारी चीज़ें आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। तो आर्थिक गतिविधियों में क्या आएगा, आपको पूरा ट्रांसपोर्ट जो रहता है, परिवहन रहेगा, बैंकिंग, विज्ञापन, योजना, सरकारी नीति और अन्य को शामिल किया जाता है। अगर हम गैर आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो उनमें पर्यावरण आएगा, स्वास्थ्य, आर्थिक में जिसका संबंध इकोनॉमी, मनी, पैसा से है। तो परिवहन, बैंकिंग, विज्ञापन, योजना, सरकारी नीति कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। गैर आर्थिक गतिविधियों में पैसा डायरेक्टली सामने नहीं आता है, हालांकि सब कुछ इकोनॉमी ही है। तो गैर आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, शासन, विनिमय आदि, ये आपकी क्या है, गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां क्या थी, परिवहन, बैंकिंग, विज्ञापन, योजना, सरकारी नीति। ठीक है, गैर आर्थिक में आएंगे आपके पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, शासन, विनिमय आदि। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी सहायक गतिविधियों के अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं से बाहरी गतिविधियां भी होती हैं। आयात, निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उत्प्रवासन, जो प्रवासन होता है ना, एक देश के नागरिक दूसरे देश में आ रहे हैं, दूसरे देश में आ रहे हैं, इंटरनल जो प्रवास चलता रहता है जिसे माइग्रेशन बोल देते हैं। उत्प्रवास, विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, एफडीआई बोलते हैं जिसे, है ना। विदेशी मुद्रा आय कितनी है आदि भी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण कामकाज को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी आर्थिक गैर आर्थिक कारकों के अलावा कुछ बाह्य कारक भी हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन और उपभोग के स्तर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन बाह्य कारकों में कौन है, आयात निर्यात हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, हमारे अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, रशिया के साथ कैसे रिलेशन है, इजराइल के साथ कैसे रिलेशन है, अन्य कई देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, इन पर हमारे अर्थव्यवस्था की डिमांड सप्लाई भी निर्भर करती है, एक्सचेंज भी निर्भर करता है। चाहे वो उत्प्रवास हो यानी विदेशी कितने आ रहे हैं जो भारत में निवेश कर रहे हैं, एफडीआई का लेवल क्या है, रेमिटेंस क्या है, विदेशी मुद्रा है क्या है, ये सभी क्या है मैक्रो अर्थशास्त्र के कामकाज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न प्रकारों में अर्थव्यवस्थाओं को क्या करेंगे, बांटेंगे। अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकारों बांटेंगे। इतने प्रकार आपने अभी तक अर्थव्यवस्था के पढ़े भी नहीं होंगे, यह हम डिटेल में आपको विस्तृत से इसका क्या कराएंगे, अध्ययन कराएंगे। अगर हम विकास की स्थिति के आधार पर देखें कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसा होने वाला है, कितना हो चुका है, उनके आधार पर अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकास की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं, विकसित, अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर हम गतिविधियों की प्रणाली के आधार पर देखें कि वहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधियाँ कैसी हो रही हैं, है ना, किसके हाथों में पूरी इकोनॉमी की बागडोर है, वहाँ पर डिमांड सप्लाई का फैक्टर कौन तय कर रहा है, तो उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था,
यानी डेवलपमेंट के आधार पर विकसित, अविकसित, विकासशील। और जो एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनके आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर हम देखेंगे गतिविधियों के पैमाने के आधार पर, यानी गतिविधियों का पैमाना कैसा है, छोटा है या बड़ा है, यानी माइक्रो है या मैक्रो है। तो गतिविधियों के पैमाने के आधार पर छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कामकाज की प्रकृति के आधार पर देखें तो स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था। कामकाज की प्रकृति है, स्टेबल है या फिर मोशन में है, निरंतर गतिशील है, तो स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था। संचालन की प्रकृति, यानी इसको गवर्न कौन कर रहा है, अंदर अपने राष्ट्रीय राष्ट्र तक सीमित है या फिर विश्व से भी उनका कोई कनेक्शन है। तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो हमने अर्थव्यवस्था के 5 प्रकार देखे। विकास के आधार पर विकसित, अविकसित, विकासशील। गतिविधियों के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। गतिविधियों के पैमाने के आधार पर छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। कामकाज की प्रकृति के आधार पर स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्थाएं। और संचालन की प्रकृति के आधार पर बंद और खुली अर्थव्यवस्था। ओके, फिर देखते हैं हम प्रगति की प्रकृति, यानी वहां पर जो प्रोसेस है, हमने विकास का जो स्तर, हम किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं, तो उसके आधार पर पारंपरिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था। प्रगति की प्रकृति के आधार पर पारंपरिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना लेक्चर, A to Z लास्ट में सब पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय के स्तर देखें तो निम्न आय है, मध्यम आय है या फिर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, निम्न आय वाली, मध्यम आय वाली और उच्च आय वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आर्थिक प्रणाली क्या है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। तो आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें व्यक्ति और संस्थान, कोई व्यक्ति हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एक विशेष क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। यानी आर्थिक प्रणाली एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसमें कोई व्यक्ति हो या संस्थान हो, आपस में आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यह समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको करने की क्या एक पद्धति है, एक थ्योरी है, एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है। 3 प्रमुख प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती हैं। आर्थिक प्रणाली कितनी होती हैं, 3 प्रमुख प्रकार की होती हैं, जिनमें होती हैं आपकी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। यानी ऐसा तरीका जिसमें कोई व्यक्ति, संस्थान आर्थिक गतिविधियों करने के लिए आपस में क्या होते, कनेक्टेड होते। तो उन्हीं के आधार पर हमने आर्थिक जो प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, अब इनको हम आगे विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को देखते हैं कि क्या है ये। वैश्वीकरण की नई बाजार विचारधारा को निरूपित करने के लिए ये शब्द जो है मैनफ्रेड डी स्टीगर ने 2002 में गढ़ा था। यानी भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था, मैनफ्रेड डी स्टीगर द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से राष्ट्र को एक साथ जोड़ता है और वैश्विक विकास का क्या करता है, लक्ष्य रखता है। इस विचारधारा को विस्तारित पूंजीवाद कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट 2 भी नोट में लॉर्ड बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर भी आने वाले हैं। तो भूमंडलीकरण वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं हम, विस्तारित पूंजीवाद। ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था उसको क्या बोलते थे, मैक्रो अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत कहा जाता था, याद है ना आपको। और भूमंडलीकरण वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं, विस्तारित पूंजीवाद, याद रखना, विस्तारित पूंजीवाद। शब्द किसने दिया, स्टीगर ने 2002 में। फिर हम देखते हैं पूंजीवाद और समाजवाद, है ना। पूंजीवाद और समाजवाद 2 चरम और विपरीत दृष्टिकोण है। यानी पूंजीवाद, समाजवाद एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। जहाँ पूंजीवाद में संपत्ति निजी हाथों में होती है, वहीं समाजवाद में संपत्ति सरकारी हाथों में होती है। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों की पूर्ण स्वतंत्रता और निजी स्वामित्व होता है। जो पूंजीवादी गतिविधि होती है उसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है और संपत्ति का स्वामित्व है वो किन लोगों के हाथ में होगा, निजी लोगों के हाथ में होगा, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में होगा। जबकि समाजवाद में निजी के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है। यानी बात हम पूंजीवाद की करें या समाजवाद की करें, पूंजीवाद में क्या होगा, कोई व्यक्ति निवेश करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, संपत्ति पर उसका पूर्णतः स्वामित्व होगा, है ना। उत्पादन के साधनों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, सारी गतिविधियों के निर्णय के लिए पूंजीवाद में व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जबकि समाजवाद में क्या होता है, निजी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है,
जो भी संपत्ति है, संसाधन है, उन पर सरकार का क्या होता है, पूर्णतः स्वामित्व होता है। उत्पादन के सारे निर्णय भी सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। ओके। मिश्रित पूंजीवाद, जो मिश्रितवाद होता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप है। इसमें पूंजीवाद के भी तत्व शामिल होते हैं और समाजवाद के भी कुछ तत्व शामिल होते हैं। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों की विशेषता गुणों को हम क्या करते हैं, अब करेंगे अध्ययन, है ना। तो हम क्या करेंगे, अध्ययन। यानी देखिए, ये सोशलिज्म हो गया आपका, ये क्या है आपका, सोशलिज्म। यानी समाजवाद, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, और इन दोनों का मिक्सअप क्या हो गया, मिक्सडिज्म, यानी कि मिश्रितवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, पूंजीवाद को पढ़ेंगे अब, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद। एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहते हैं, फादर ऑफ पूंजीवाद कैसे बोलते हैं, एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स को। फादर ऑफ पूंजीवाद किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन की गतिविधियां हो रही हों, व्यापार की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर कोई नियंत्रण न हो, प्राइवेट सेक्टर का जो व्यक्ति है पूर्णतः स्वतंत्र हो। किसको बेचना है, किससे खरीदना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये सारे निर्णय कौन है, एक व्यक्ति विशेष यानी पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा ही लिए जाते हैं। जहाँ सरकार की भूमिका क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी सरकार का कोई रोल नहीं होता। संपत्ति, संसाधन सभी पर पूंजी निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है और वो ही पूरे निर्णय अर्थव्यवस्था में लेते हैं। बाजार आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने का पूरा दायित्व पूंजीपतियों यानी निजी व्यक्तियों पर होता है। सरकार की भूमिका क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यानी पूंजीवाद क्या है, जिसे हम कैपिटलिज्म भी बोल देते हैं। तो फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है आपके, एडम स्मिथ को आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। कोई भी उत्पाद, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सबको देख लीजिए आप, तो इनका उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है। इनको जो भी उत्पादन करना है, जिस चीज़ की फैक्ट्री लगानी वो लगाते हैं, कहाँ लगाना है अपने हिसाब से, कहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस तरीके से सारे निर्णय के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन है उन पर निजी स्वामित्व होगा। निर्माता लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं पर उत्पादन करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो कैपिटलिज्म होता है, उसमें व्यक्ति क्या है ना, वही उत्पादन करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो, जिसकी डिमांड हो, और वहाँ ही उत्पादन करेगा जहाँ की उसको प्रॉपर कंज्यूमर मिले। यानी इस पूरी तरीके से मेन फैक्टर ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ प्रेरित होती है। जब तक उसको उस उत्पादन में, उस व्यवसाय में, उस व्यापार में, उस गतिविधि में कोई लाभ नहीं होगा, वो उस गतिविधि को नहीं करेगा। कहाँ, कैसे, कब, कितना उत्पादन करना है, वो लाभ की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। जबकि यदि इसी जगह पर कोई सरकार हो तो वो ऐसी जगह उत्पन्न करेगी जहाँ समाज के लोगों का कल्याण हो, गरीबों वंचितों का कल्याण हो जाए। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। वो अपने उद्योग धंधे, अपने प्लांट हमेशा ऐसे एरिया में लगाएंगे जहाँ उनके प्रोडक्ट की डिमांड हो, बेहतर सप्लाई हो, उनको कंज्यूमर्स उपलब्ध हो, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म प्रॉफिट पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है और जितने भी उत्पादन के जो सोर्स होते हैं उन पर निजी स्वामित्व ही होता है। निजी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने, किसी भी कौशल को विकसित करने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी स्किल सीख सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका हो गया आपका, पश्चिमी जर्मनी यानी यूरोप के देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब क्या है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। हालांकि ये लोग क्या हैं, जो बाजार की ताकतों से बचने के लिए बड़े सामाजिक कल्याण के उपाय भी अपनाते हैं। यानी पूर्णतः अगर हम वर्तमान में बात करें कि पूर्णतः कोई भी जो इकोनॉमी है या तो समाजवादी है, पूंजीवादी, ऐसा नहीं है ना। तो वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः पूंजीवादी, समाजवादी नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं समाज का एक तबका कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता है जो बैकवर्ड होता है, उसके कल्याण के लिए हमको क्या करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी यदि पिछड़े लोगों के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम
यानी यह बोला कि 90% से अधिक गतिविधियां जो है निजी व्यक्तियों के हाथों में ही सौंपी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। क्या है इसकी विशेषता? पहली विशेषता, संपत्ति का निजी स्वामित्व और विरासत का कानून। संपत्ति का निजी स्वामित्व और विरासत का कानून। पूंजीवाद की मूल विशेषता यह है कि सभी संसाधन, चाहे भूमि, पूंजी, मशीन, खदान, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में रहते हैं। यानी उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, ये क्या है? उत्पादन के साधन है। तो इनका पूरा स्वामित्व, ओनर इनका कौन होता है? निजी व्यक्ति होता है। मालिक अपनी इच्छा के अनुसार इन संसाधनों को रखने, बेचने, उपभोग करने का अधिकार होता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है? संपत्ति इनके वारिसों को हस्तांतरित कर दी जाती है सरकार में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पसंद और उद्यम की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थान पर कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। यानी इनको कहाँ अपना प्लांट लगाना, ये खुद से निर्णय लेंगे। किस चीज़ का उत्पादन करना, खुद निर्णय लेंगे, क्योंकि ये वही निर्णय लेंगे जिससे इनको क्या हो? प्रॉफिट हो। उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार कोई वस्तु खरीदने के लिए क्या स्वतंत्र होता है। प्राइवेट क्षेत्र में पूंजीवाद में क्या होता है? कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। मान लो कोई कैडबरी या टॉफ़ी है, तो उसी टॉफी को कई सारे प्लांट, कई सारे जो उद्यमी हैं उत्पाद कर रहे हैं। तो उपभोक्ता के पास भी तो विकल्प होंगे कि हम कौन सी टॉफी लें जो हमको पसंद होगी। जितने विकल्प होंगे उतने सारे हमको क्या है? क्वालिटेटिव चीज़ मिलेगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकल्पों की भी क्या होती है? अधिकता होती है, क्योंकि निजी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं अपना कार्य करने के लिए। तो उसमें कोई भी अपना कार्य करेगा, सबके अपने अपने प्रोडक्ट होंगे, तो हमारे पास भी तो विकल्प होंगे चुनने के लिए कि हमें किस कंपनी के शूज खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनका? लाभ का उद्देश्य, यानी ये लाभ प्रेरित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे लाभ प्रेरक शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति, संगठन केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो उच्च लाभ सुनिश्चित करते हैं। यानी ये केवल वही प्रोडक्शन करेंगे जिससे इनको क्या होगा? लाभ होगा। बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करते। श्रम विभाजन होता है इनमें, यानी श्रमिकों की छटनी। जो स्किल्ड है उनको स्किल्ड वर्क दिया जाएगा, जो अनस्किल्ड है उनको अनस्किल्ड वर्क दिया जाएगा। यानी स्किल के अनुसार, कौशल के अनुसार काम भी देते हैं। विशेषज्ञता का पालन होता है। बहुत ही स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोग इनमें चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको लाभ प्रेरित इनका कार्य है। प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए ये उतना ही क्या करते हैं? बेहतर चीज़ों को रखते हैं। जबकि एक सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो एक ऐसे व्यक्ति को भी, मनरेगा मजदूर को भी काम पर रख लिया जाएगा अनस्किल्ड वर्क के लिए, जबकि यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है ये उसको नहीं रखेंगे, है ना। तो इनका एक सुनहरा नियम है, वो है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। फिर देखते हैं मुक्त प्रतिस्पर्धा, यानी उत्पादक और कारक बाजार दोनों मुक्त प्रतिस्पर्धा है। उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र है और जो उपभोक्ता है खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जब उसके पास विकल्प होंगे तो उसका मान इस दुकान से ले या इस दुकान से ले या इस दुकान से ले, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसको यहीं से खरीदना है। ठीक है, सरकार या कोई प्राधिकरण फर्मों को बाजार में खरीदने बेचने से नहीं रोक सकता। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्या होती है? इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। आपने मार्केट जाके देखा होगा ना, चाहे सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लिए, एक ही सब्जी बहुत सारी और जो ठेले वगैरह होते हैं उन पर रखी रहती है। तो अपने अपने उनके क्या होते हैं? रेट होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो आपको जो पसंद है आप वहाँ ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध तो नहीं होता ना आपके पास। यही होता है ना। फिर होता है मूल्य तंत्र, किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दिल होता है, प्राइज का पूरा जो सिस्टम है ना। सभी आर्थिक गतिविधियों को मूल्य तंत्र यानी कि मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की बाजार शक्तियों के माध्यम से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जो मूल्य तंत्र है वो डिमांड और सप्लाई की शक्तियों से क्या होता है? नियंत्रित किया जाता है। अब देखते हैं हम इनमें सरकार की भूमिका कितनी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र नियंत्रित करता है। इसमें सरकार की सीमित भूमिका होती है। सरकार बुनियादी सेवाएं, रक्षा जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, सोशल हेल्थ हो गया और एजुकेशन, इनको प्रदान करती है बस। यानी बुनियादी सेवाओं को छोड़कर सारे कार्य पूंजी यानी निजी व्यक्तियों के हाथ में ही होते हैं। आय की असमानताएं होती हैं इनमें। ऑब्वियसली जब पूंजीपतियों के हाथ में, निजी व्यक्तियों के हाथ में संपत्ति का केंद्र होगा तो समाज में असमानता होगी, है ना। तो पूंजीवादी समाज दो वर्गों में बटा होता है, पास यानी जिनके पास संपत्ति है और पास नहीं जिनके पास संपत्ति नहीं है। यानी अधिकांश लोगों के पास संपत्ति का बहुत कम भाग होता है, जबकि थोड़े लोगों के पास संपत्ति का बहुत अधिक भाग होता है। इसमें क्या होता है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। यही क्या है? इनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण देखें कि इसके गुण क्या है। स्वचालित कार्य,
यानी ऑटोमेटेड वर्क होता है इसमें। बिना सरकारी हस्तक्षेप के आर्थिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से क्या करती है, कार्य करती है। संसाधनों कुशल उपयोग होता है, संसाधनों को क्या कहते हैं, इष्टतम दोहन करते हैं, है ना। और क्या, कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहन। पूंजीवादी सेक्टर हमेशा से प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, इसके लिए ये उद्यम को बहुत ही मेहनत से और कड़ी मेहनत से कार्य करते हैं। कोई भी इनमें आलस नहीं रहता, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, तो किसी और का कंट्रोल तो है नहीं, खुद की इनकी पूंजी है, खुद को कार्य करना है, खुद को प्रॉफिट कमाना है, इसलिए जी जान से क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आर्थिक प्रगति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन और उत्पादकता का स्तर क्या होता है, बहुत अधिक होता है, कि कई लोग उत्पादन के लिए होते हैं, है ना, तो उत्पादक का स्तर अधिक होता है, रोजगार सृजन भी होता है, डिमांड सप्लाई का फैक्टर बना रहता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता संप्रभुता। यानी क्या होता है, मार्केट उपभोक्ताओं से भरी होती है। सभी उत्पादन गतिविधियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना होता है। जब तक आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं आएगा, वो नहीं खरीदेगा। पूंजी निर्माण की उच्च दर। बचत और निवेश में वृद्धि से अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं, तो बचत भी होती है, फिर बचत का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और क्षेत्र में, तो पूंजी निर्माण की क्या होती है, उच्च दर बनी रहती है। ओके, फिर क्या है, नई प्रौद्योगिकी का विकास। लाभ का लक्ष्य होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादक नई तकनीक पर निवेश करते हैं और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यानी प्रॉफिट जब उनको होता है तो ये निवेश भी करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी पर और क्वालिटेटिव वस्तुओं पर उत्पादन करते हैं। ठीक है, पूंजीवाद के हम दोष देखेंगे कि क्या दोष है। पहला दोष, धन और आय का संकेंद्रण, यानी अमीर और अमीर, गरीब और अमीर। संपत्ति का अधिकांश भाग कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है। ठीक है, पूंजीवाद धन और आय को कुछ हाथों में केंद्रित करता है, इस तरह आय की असमानताओं को बढ़ाता है। संसाधनों की बर्बादी होती, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो अनावश्यक उत्पादन भी होता है। विज्ञापन और उत्पादों के दोहराव पर बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। फिर वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। पूंजीवादी वर्ग संघर्ष क्यों ले जाता है, क्योंकि यह समाज को पूंजीपतियों और श्रमिकों में बांट देता है। यानी पूंजीपतियों और श्रमिकों में हमें संघर्ष देखने को मिलता है कि पूंजीपति लाभ के दृष्टिकोण से काम करते हैं और श्रमिकों की स्वास्थ्य की दशाओं का या लाभ का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। व्यापार चक्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, व्यापार चक्र प्रणाली लगातार हिंसक, आर्थिक उतार चढ़ाव और संकट की ओर ले जाती है। कोई भी इकोनॉमी है, उत्पादन हो रहा है, डिमांड सप्लाई चल रही है, तो आर्थिक उतार चढ़ाव तो हमको देखने को मिलते ही है। गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, प्रतिस्पर्धा बड़ी होती है। कुछ कंपनी का प्रोडक्ट आ गया तो हम इससे और बेहतर प्रोडक्ट बनाए, तो फिर पुराने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको नष्ट करना पड़ेगा, रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, संसाधनों की बर्बादी होती है। लाभ कमाने की संभावना होने पर हानिकारक वस्तुओं का भी क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट, लाभ कमाना। ठीक है, अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद के कौन थे, एडम स्मिथ। समाजवाद के कार्ल मार्क्स हैं। समाजवाद आर्थिक गतिविधियों पर कुल नियोजन, सार्वजनिक स्वामित्व और राज नियंत्रण की एक प्रणाली। समाजवाद में क्या होता है, पूरा नियोजित कार्य किया जाता है, प्लान्ड वे में। सार्वजनिक स्वामित्व होता है संसाधनों पर और राज्य का क्या होता है, इस पर नियंत्रण होता है। ये तीन विशेषताएं क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। आपसे पूछ लिया जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताएं बताइए, तो कुल नियोजन होगा, सेकंड सार्वजनिक स्वामित्व, तीसरा राज नियंत्रण। ओके, जनक कौन है, कार्ल मार्क्स जी। ये देखिए, फादर ऑफ सोशलिज्म के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। और कैपिटलिज्म के कौन थे, एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमी के कौन थे, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है समाजवाद। समाजवाद को ऐसे समाज को संगठित करने के तरीके के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें उद्योग सरकार के क्या होते हैं, स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम नियोजित अर्थव्यवस्था, आदेशित या निर्देशित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो स्वामित्व और नियंत्रण जो होता है संसाधनों पर, उद्योगों पर, वो सरकार का होता है। ठीक है, इसको हम नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग होती है इसमें। और आदेशित और निर्देशित व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य का क्या होता है, नियंत्रण होता है। ओके, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का स्वामित्व, संचालन सरकार के पास होता है। सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे लोक कल्याण क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यानी इनका जो भी उद्योग हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका स्वामित्व, संचालन किसके पास होगा, सरकार के पास। दूसरा फैक्टर, ये लोक कल्याण को उद्देश्य कार्य करते हैं। आय और धन के वितरण में समानता और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना इनका क्या होता है,
उद्देश्य होता है। रूस हो गया, चीन, वियतनाम हो गया, पोलैंड, क्यूबा जैसी अर्थव्यवस्थाएं क्या है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। वर्तमान में पूरी तरीके से कोई भी अर्थव्यवस्था समाजवादी या पूंजीवादी नहीं है। ठीक है, ये देखो क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा कमांड किसके ऊपर रहता है? सरकार के पास रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा कमांड जो है सरकार के पास रहता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। सारे निर्णय कौन लेगा? सरकार। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी या कमांड निर्देशित आदेशित अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। ठीक है, अब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे कि क्या है इनकी विशेषताएं। तो इनकी विशेषताओं में पहला क्या है? उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है। जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार उसका क्या होगा? प्राधिकरण होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? केंद्रीय योजना और नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है नियोजन। पूरी प्लानिंग के साथ कार्य किया जाता है। सभी निर्णय जो है केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा क्या लिए जाते हैं और अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य समाज कल्याण, यानी निवेश की योजना इस तरह से बनाई जाए कि लाभ समाज को बड़े पैमाने पर इसका लाभ हो, यानी ये लाभ समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई अर्थव्यवस्था है। फिर हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा न होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है क्योंकि सिर्फ सरकार ही करता धरता है, प्राइवेट निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी नहीं है। तो फिर प्रतिस्पर्धा किस में? सरकार में। सरकार में कौन प्रतिस्पर्धा करेगा? वो तो खुद सरकार ही है। जब बाजार में प्राइवेट सेक्टर कूदेगा तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी। अंबानी का अलग उत्पादन, अडानी का अलग उत्पादन, टाटा का अलग, बिरला का अलग, तब होगा ना कंपटीशन। लेकिन सिर्फ सरकार ही है तो वहाँ कंपटीशन की कोई संभावना है ही नहीं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर राज्य का क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। और जब कंपटीशन नहीं होगा तो फिर उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमको वही सरकार ही उत्पन्न कर रही है तो हमें उसी एक कंपनी के उसी एक क्वालिटी के चीज़ों को क्या होता है? खरीदना होता है। जब बाजार निजी व्यक्तियों की भागीदारी होती है तो हमारे पास विकल्प भी होते हैं। फिर हम देखते हैं मूल्य नियंत्रण का अभाव। मूल्य निर्धारण प्रणाली केंद्रीय नियोजन प्रणाली के नियंत्रण और विनिमय के काम करती है। इनमें क्या होता है? केंद्र का ही नियोजन और विनिमय होता है, नियंत्रण होता है। आय की समानता समाजवाद की अन्य अनिवार्य विशेषता जो है क्या है? समाज कल्याण के उद्देश्य कार्य करता है। तो इसका कार्य असमानताओं को दूर करना और कम करना, जिसे समाजवाद निजी संपत्ति और विरासत का कानून इसमें मौजूद नहीं होता है। ना इसमें किसी के पास निजी संपत्ति मिलेगी। जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो उसके बाद उसके पास ही वो संपत्ति क्या है? हस्तांतरित नहीं होगी। यानी ये असमानता को बढ़ाने पर क्या कहता है? जोर देता है। फिर अवसर की समानता। समाजवाद सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण फ्री में उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है? उसको सबको समान अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी सभी को स्वास्थ्य की, शिक्षा की और स्किल यानी कि कौशल की ट्रेनिंग फ्री में जब सरकार द्वारा दी जाएगी तो सभी के लिए समान अवसर भी उपलब्ध होंगे। ये वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर विश्वास करते हैं, यानी कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों श्रमिकों के बीच वर्ग संघर्ष हो रहा था, लेकिन यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं होता है क्योंकि पूरी सर्वा सरकारी होती है। चाहे उत्पादन करना हो, वितरण करना हो, है ना, समाज कल्याण के कार्य करने हो, तो सारा जो भी दारोमदार सरकार के पास ही होता है। एक सच्चे समाजवादी समाज में जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, सभी की आर्थिक स्थिति लगभग क्या होती है? समान ही होती है। अब हम समाजवाद के गुण देखेंगे कि क्या गुण हैं। पहला तो असमानता में कमी आती है क्योंकि निजी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता और शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होती। संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन करता है। केंद्रीय जो योजना प्राधिकरण होता है वो संसाधनों को नियोजित तरीके से आवंटित करता है, अपव्यय को कम करता है। पूर्व नियोजित तरीके से क्या होता है? इसमें नियोजित किया जाता है, यानी पूरी प्लान्ड इकोनॉमी चलती है। वर्ग संघर्ष नहीं होता है। समानता की स्थापना हुई तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता है। अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। व्यापार चक्र का अंत। योजना प्राधिकरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर क्या करते हैं? कंट्रोल रखते हैं। इसे आर्थिक उतार चढ़ाव से क्या होता है? बचा जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे समाज कल्याण। जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है समाज कल्याण को बढ़ावा देती है, आर्थिक असमानता में कमी लाती है, व्यापार चक्र से बचने का प्रयास करती है, उत्पादक क्षमता में वृद्धि कर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है, शोषण मुक्त समाज होता है, वर्ग विहीन समाज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला दोष देखने को मिलता है हमको लाल फीताशाही और नौकरशाही का।
जैसा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। कई अधिकारियों की स्वीकृति और फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जाने में क्या लगता है, समय लगता है, और लाल फीता स्याही की ओर क्या है, ये ले जाता है। जब भी आप सरकारी ऑफिस में किसी में काम कराने जाएंगे तो बहुत ही लेट लतीफ़ी का आपको सामना करना पड़ेगा। एक ऑफिसर बोलेगा ये काम उसका है, वो बोलेगा ये काम उसका है, एक बोलेगा इसका है, तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती रहेंगी और आपके काम समय पर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसे ही बोलते हैं लाल फीता स्याही और नौकरशाही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोत्साहन का अभाव। समाजवाद की प्रमुख सीमा यह है कि यह प्रणाली जो है दक्षता के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती। जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ सरकार ही उत्पन्न करती है, सरकार ही पूरी सर्विस हरबा होती है, तो यहाँ पर जो हमें एफिशिएंसी में कमी देखने को मिलती है। यानी दक्षता के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यानी किसी भी वर्कर ने, किसी भी अधिकारी ने अच्छा कार्य किया तो उसको क्या इंसेंटिव दिया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेहतर कार्य हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, हमें प्रोत्साहन की कमी देखने को मिलती है। पसंद की सीमित स्वतंत्रता। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर पसंद की स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेते हैं। यानी सरकारी उत्पादन की सर्विस हरवा, तो फिर जब हमारे लिए मार्केट में बहुत सारे विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर पसंद और नापसंद का सवाल कैसा है। एक ही प्रोडक्ट है, उसी को उठा के ले आना है। यानी हमारे पास विकल्पों की सीमित क्या होती है, सीमितता होती, कोई विकल्प नहीं होता। शक्ति का संकेंद्र सरकार के केंद्रीय सरकार के हाथों में होता है। निजी आर्थिक निर्णय लेने में कोई पहल नहीं करता है। राज्य क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है और शक्ति के दुरुपयोग की भी क्या रहती है, संभावना रहती है। ये पूरा क्या है ना, ये इकोसिस्टम रहता है पूरा प्लांट वे में देखेंगे। देखिए ये आपका क्या हो गया, समाजवाद हो गया, ये हो गया आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद में आपको प्योर कंपटीशन देखने को मिलेगा, जबकि समाजवाद में आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बीच में जो होता है वो आ जाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद के उदाहरण हो गया आपके चीन, नॉर्थ कोरिया। पूंजीवाद में अमेरिका आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, और अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो हमारा इंडिया आ जाता है उसमें। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में क्या होता है, जो कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है, दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है। यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, मिलजुल कर सह अस्तित्व से कार्य करते हैं, आर्थिक विकास की दिशा में एक साथ काम करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मेल ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह पूंजीवाद समाजवाद दोनों की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का स्वामित्व व्यक्तियों और सरकार के पास होता है। यानी जब दोनों के गुण होंगे तो कुछ स्वामित्व सरकार का होगा, कुछ व्यक्तियों का होगा। भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता हम देखेंगे। पहली विशेषता है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। यानी दोनों को खरीदने, उपयोग करने और ट्रांसफर करने का क्या होता है, अधिकार होता है। संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास भी होगा, निजी व्यक्ति के पास भी होगा। संसाधनों को खरीदने, बेचने, उपयोग करने सबका निर्णय दोनों द्वारा मिलकर लिया जाता है। दूसरा क्या होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। आर्थिक योजना। केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण आर्थिक योजना तैयार करता है। राष्ट्रीय योजनाएं सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं। जो केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण है वो क्या करता है, आर्थिक योजना बनाएगा, सरकार योजनाएं तैयार करेगी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। सामान्य स्तर पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र योजना में निर्धारित उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और लक्ष्य के अनुसार आपको कार्य करते हुए नजर आएंगे। यानी सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही क्या है, मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें आर्थिक समस्याओं का समाधान हमको देखने को मिलता है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आप 3 सवाल कीजिए, आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा समझ में आ जाएगी। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है और कैसे वितरित करना है। इन समस्याओं को मूल तंत्र के साथ साथ राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से हल किया जाता है। मूल तंत्र यानी कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर इसका क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सा प्लांट लगाया जाए, क्या उसमें उत्पादन किया जाए, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इस तरीके से अर्थव्यवस्था की समस्या को क्या कहते हैं, समाधान किया जाता है।
स्वतंत्रता और नियंत्रण। हालांकि निजी क्षेत्र को संसाधनों के मालिक होने, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने और उन्हें वितरण करने की स्वतंत्रता, आर्थिक गतिविधियों पर समग्र नियंत्रण सरकार के पास है। यानी बिना सरकार के डिसीजन के ये सारी प्रोसेस नहीं हो पाती है निजी क्षेत्र की, कि कहाँ कैसे उनको कौन सा प्लांट लगाना है, कितना करना है। यानी दोनों का ही कहीं ना कहीं मिला जुला इनमें क्या होता है, रूप होता है। फिर हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। तीव्र आर्थिक विकास होता है जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर दोनों ही कार्य करेंगे तो तीव्र आर्थिक विकास होगा, है ना। संतुलित आर्थिक विकास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजी जो निजी व्यक्ति होगा लाभ के लिए कार्य करेगा और सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करेगी, तो संतुलित विकास हो जाता है। कृषि उद्योग, उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, ग्रामीण और शहरी वस्तुओं के बीच क्या होता है, संतुलन को हमको क्या आता है, बढ़ावा मिलता है। संसाधनों का उचित उपयोग होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार संसाधनों का उचित उपयोग क्या करती है, सुनिश्चित करती है। सरकार अधिकांश महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रत्यक्ष और निजी क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करती है। फिर आर्थिक समानता देखते हैं। सरकार क्या है, आर्थिक समानता लाने के लिए, आयकर लगाने के लिए कराधान की प्रगतिशील दरों का उपयोग करती है। यानी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इन पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है। यानी प्रगतिशील कर ऐसे होते हैं जो अपनी आय के साथ बढ़ते हैं। जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स की रेट भी बढ़ेगी, इसे बोलते हैं हम प्रगतिशील कर। ये ज़्यादा डायरेक्ट करों में ही होता है। जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो डायरेक्टली आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ओके। समाज को विशेष लाभ। सरकार न्यूनतम मजदूरी पर कानून बनाकर राशनिंग, उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, चाहे वो आपके पीडीएस की दुकानें हो, मनरेगा हो, इन सारे कार्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और ये सरकार द्वारा श्रमिकों और कमजोर हितों के कल्याण के लिए क्या किए जाते हैं। जैसे कोविड-19 में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज दिया जा रहा है लोगों को, है ना, फ्री में, मुफ्त में, तो वो यही है राशनिंग, है ना, पीडीएस द्वारा। समन्वय की कमी। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष देखेंगे कि इसमें क्या हमको दोष देखने को मिलते हैं। तो मेन दोष हमको यही देखने को मिलता है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय की यानी कोऑर्डिनेशन की हमको कमी देखने को मिलती है। सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के व्यक्ति के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है। दोनों अलग अलग उद्देश्य के तहत कार्य करते हैं। एक का काम है लाभ कमाना, दूसरे का काम है सामाजिक कल्याण करना। इससे समन्वय में समस्या देखने को मिलती है। फिर दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण। यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार और निजी दोनों को सामाजिक कल्याण दिशा में एक पूरक भावना के साथ काम करना चाहिए, लेकिन वे अपनी गतिविधि में क्या कंपटीशन रखते हैं, है ना। अक्षमता यानी एफिशिएंसी की कमी देखी जाती है। सुस्त नौकरशाही रहेगी, जब सरकार के कंट्रोल में रहेगी तो फिर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो वो सुस्तता से कार्य करते हैं। लाल फीताशाही यानी काम के लिए टीपी, एक टेबल से दूसरे टेबल पर काम का क्या है ना, पहुंचते जाना और काम को समय पर पूर्ण न होना। प्रेरणा की कमी देखने का सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश एकदम अच्छे मन हुए। आपने सुना हुआ कि सरकारी क्षेत्र की ये कंपनी डूब गई, घाटे में चली गई, ये वो। जैसे कि अभी जो BSNL इसको सरकार ने फिर से बहुत सारा बूस्टर डोज दिया है ताकि इनको सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर ये क्या है, नेटवर्क की सुविधा प्रदान कर सके। तो इसमें हमें अक्षमता के कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। सुस्त नौकरशाही मिलेगी आपको, यानी ढंग से क्रिएटिव रूप से काम नहीं होगा। लाल फीताशाही और प्रेरणा की कमी देखने को हमको मिलती है। राष्ट्रीयकरण का डर भी रहता है। जितने भी निजी उद्यम हैं तो उनको अपने उद्यम करने में ये डर रहता है कि कहीं सरकार उनकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ना कर दे, जिससे वो व्यवसाय संचालन और जो नए नए इनिशिएटिव लेने में क्या होते हैं, डरते हैं, उनको हतोत्साहित करती हैं ये सारी चीज़ें। बढ़ती है असमानता। संसाधनों का स्वामित्व, विरासत के कानून और लोगों के लाभ के मकसद अमीर और गरीब के बीच की खाई को क्या करते हैं, चौड़ा करते हैं। यानी निजी क्षेत्र हमेशा से प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। अधिकांश संपत्ति के भाग कुछ लोगों के ही हाथ में संकेंद्रित हो जाता है, इससे असमानता का स्तर बढ़ता है। पूंजीवाद की असमानता और समाजवाद की अक्षमता मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी कि पूंजीवाद में जो असमानता हमको देखने को मिल रही थी, समाजवाद में जो अक्षमता हमको यानी लाल फीताशाही देखने को मिल रही थी, वो हमको मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है कि ये पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के क्या है, मिश्रित रूप है। दोनों का ही क्या है, मिश्रित रूप है। ये हम देखेंगे कंपैरिजन। तो फीचर दिए गए हैं और ये अर्थव्यवस्था है। ये पूंजीवाद, समाजवाद, मिक्स्ड। तो ओनरशिप की अगर बात करें, प्रोडक्शन पर ओनरशिप किसका होता है, तो पूंजीवाद में प्राइवेट क्षेत्र का, समाजवाद में सरकार का और मिक्स में दोनों का। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है,
जो इकोनॉमी का जो उद्देश्य होता है पूंजीवाद में लाभ कमाना होता है, समाजवाद में सामाजिक कल्याण होता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण और लाभ कमाना दोनों होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान कौन करता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है उसमें वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है, लेसिस फेयर के सिद्धांत प्रकार करती है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जबकि समाजवादी में सेंट्रल पूर्णतः केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण होता है और मिश्रित में दोनों की भूमिका पाई जाती है, यानी केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण भी होगा और मुक्त बाजार तंत्र भी होगा। गवर्नमेंट की अगर रोल की बात करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आंतरिक रेगुलेशन है, जैसे कि रक्षा हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा हो गया, संचार हो गया, इन चीज़ों पर सरकार का आपको नियंत्रण देखने को मिलेगा, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्णतः रोल, यानी पूर्णतः क्या होता है, रेगुलेशन होता है, और निश्चित अर्थव्यवस्था में लिमिटेड रेगुलेशन होता है सरकार का, यानी सीमित भूमिका होती है। अगर हम इनकम यानी जो आय का जो वितरण है उसकी बात करें तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमान होता है, समाजवाद में समान होता है और मिश्रित में कम असमान होता है। उद्यमों के प्रकार देखें तो पूंजीवाद में प्राइवेट उद्यम मिलेंगे आपको, समाजवाद में सरकारी उद्यम मिलेंगे, मिश्रित में आपको प्राइवेट और सरकारी उद्यम दोनों ही मिलेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम देखें यानी आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है, तो पूंजीवाद में पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, समाजवाद में स्वतंत्रता की कमी देखने को मिलती है और मिश्रित में सीमित स्वतंत्रता पाई जाती है आर्थिक गतिविधियों की, है ना। मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है पूंजीवाद में असमानता देखने को मिलेगी, समाजवाद में अक्षमता देखने को मिलेगी और इन दोनों का मिश्रित रूप ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवाद की प्रमुख समस्या असमानता है, समाजवाद की अक्षमता, ये दोनों ही समस्याएं मिलकर कहाँ आ जाती हैं, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाती हैं। तो हमने क्या है यहाँ पे कंपेरिजन देखा तीनों अर्थव्यवस्थाओं का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब थोड़ी सी एक दो परिभाषा और देख लेते हैं मैक्रो अर्थशास्त्र की। स्टॉक और प्रवाह, यानी स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक वही भंडार, किस चीज़ का आपके कितने पास मात्रा है, तो आर्थिक विश्लेषण में ये उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। स्टॉक और प्रवाह के दोनों समय के साथ क्या है, घट और बढ़ सकते हैं। तो स्टॉक क्या होता है, एक समय में मापी गई वस्तु की मात्रा। स्टॉक क्या है, सीधी सी बात है, एक समय में मापी गई वस्तु की मात्रा है। इसमें मुद्रा आपूर्ति, बेरोजगारी स्तर, विदेशी मुद्रा भंडार, पूंजी आदि स्टॉक के क्या है, चर हैं। अब हम प्रवाह चर की बात करें तो एक समय अवधि में राष्ट्रीय आयात, निर्यात, खपत, नहीं जो प्रवाह होता है वो चर समय की अवधि में मापा जाता है, कितने टाइम पीरियड में उस चीज़ का प्रवाह हो रहा है। राष्ट्रीय आय एक साल में कितनी है, तिमाही में कितनी है, आयात निर्यात एक साल में कितनी है, तिमाही में कितना रहा, 90 दिनों में कितना रहा, 120 दिनों में कितना रहा, खपत क्या हुई, प्रोडक्शन क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना रहा, ये सारी चीज़ क्या है, एक टाइम पीरियड में नापी जाती हैं, तो ये प्रभाग के अंतर्गत रखी जाती हैं। आर्थिक मॉडल, एक मॉडल वास्तविक स्थिति का एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व है। अर्थशास्त्री आर्थिक गतिविधियों, उनके संबंधी, उनके व्यवहार का वर्णन करने के लिए मॉडल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक मॉडल इस बात की व्याख्या करता है कि अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का हिस्सा कैसे काम करता है नी। आर्थिक मॉडल गणित रेखांकन समीकरणों के साथ बनाए जाते हैं। पूरा इसमें मॉडल क्या होता है, पूरी रूपरेखा होती है जिसमें हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आर्थिक मॉडल आपूर्ति मांग मॉडल और वृत्ताकार प्रवाह मॉडल और स्मिथ मॉडल है। यानी 3 मॉडल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा, एक तो आपूर्ति मांग होगा, एक वृत्ताकार प्रवाह होगा और एक स्मिथ मॉडल होगा। ये 3 मॉडल प्रमुख हैं, आपूर्ति मांग, वृत्ताकार प्रवाह और स्मिथ मॉडल। आय का वृत्ताकार प्रवाह देख लेते हैं क्या होता है। आय का वृत्ताकार प्रवाह एक अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। यह आर्थिक एजेंटों जैसे फर्म हो गई, घर, सरकार, राष्ट्रों के बीच आय, वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन के कारकों का प्रवाह कैसा है, इसको ये दर्शाता है। वृत्ताकार प्रवाह विश्लेषण राष्ट्रीय खातों और मैक्रो अर्थशास्त्र का आधार है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका आधार कौन है, तो उसका आधार है वृत्ताकार प्रवाह विश्लेषण। आय के चक्रीय प्रवाह के 3 मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। टू सेक्टर मॉडल में क्या रहेगा, घर और फर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जो हाउस होल्ड होते हैं वो फर्में होती हैं उनके बारे में अध्ययन 2 सेक्टर मॉडल में करते हैं। जबकि 3 सेक्टर मॉडल में हमको घरों, फर्मों, सरकार के बारे में अध्ययन करना होता है।
साथ में से तो बंद व्यवस्था के लिए, है ना। और 4 सेक्टर मॉडल में घर, फर्म, सरकार और बाहरी दुनिया भी आपको मिलेगी, जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, जो वैश्विक से रिलेटेड है ना। तो 2 सेक्टर मॉडल में घर और फर्म, 3 सेक्टर में घर, फर्म और सरकार, और 4 सेक्टर मॉडल में घर, फर्म, सरकार और बाहरी दुनिया के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। देख लेते हैं हम जो द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्रीय प्रवाह है, तो उसके 2 क्षेत्र होते हैं, घरेलू यानी 2 सेक्टर मॉडल में घरेलू क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। तो जो घरेलू क्षेत्र जो होता है वस्तु सेवा को एकमात्र खरीदार होता है, ये कंज्यूमर की भूमिका निभाता है। जितने भी उत्पादन के कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, इनका एकमात्र जो आपूर्तिकर्ता होता है वो घरेलू क्षेत्र ही होता है। ये अपनी पूरी आय व्यापार क्षेत्र द्वारा उत्पाद वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। यानी जो भी उद्यम है, जो उत्पादन हुआ तो खरीदिया कौन, घरेलू क्षेत्र द्वारा इसको खरीदा जाता है और फर्म से आय प्राप्त करता है, है ना। फिर हम फर्म के बारे में देखेंगे। फर्म क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को सामान और सेवा बेचकर अपना क्या करते हैं, राजस्व उत्पन्न करते हैं। घरेलू क्षेत्र इनके सामान खरीदेगा, इनको पैसा मिलेगा, राजस्व मिलेगा। घरेलू क्षेत्र के स्वामित्व में भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन को काम पर रखते हैं, कारकों पर, है ना। और फर्म पूरे क्षेत्र के उत्पादन को क्या करते हैं, घरों में बेचते हैं, फिर इनको वहाँ से पैसा मिलता है और राजस्व मिलता है। ये होता है 2 सेक्टर मॉडल, है ना। इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या रहती है, कंज्यूमर और एक्सपेंडिचर का पूरा क्या है, चक्र चलता रहता है। हाउस होल्ड फर्म से खरीदता है, फर्म उत्पादन करता है हाउस होल्ड के लिए। इस तरीके से इनका आपस में क्या होता है, पूरा ये साइकिल चलता रहता है। फिर देखते हैं हम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन बिक्री क्या होती है, समान होती है। जो 2 सेक्टर मॉडल होता है, उत्पादन बिक्री समान होगी। आय वस्तुओं का एक चक्रीय प्रवाह होगा। बाहरी सर्कल वास्तविक प्रवाह का दर्शाएगा और आंतरिक सर्कल मौद्रिक प्रवाह को दर्शाएगा। वास्तविक प्रवाह जो रहता है वो घरेलू क्षेत्र से व्यवसाय क्षेत्र में कारक सेवाओं के प्रभाव दर्शाता है। घरेलू क्षेत्र फर्म से खरीदेगा, फर्म को राजस्व और पैसे की प्राप्ति होगी। व्यापार क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र में वस्तुओं सेवाओं के प्रभाव को दर्शाता है। व्यापार क्षेत्र उत्पादन किसके लिए कर रहा है, घरेलू क्षेत्र के लिए। घरेलू क्षेत्र उपभोग करेगा, उपभोग से क्या होगी, व्यापार क्षेत्र को आय होगी। ठीक है। तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, पूरा इसका ये फॉर्मूला होता है, बाई बराबर सी प्लस आई। यानी बाई क्या है, आय, सी क्या है, खपत, और प्लस आई निवेश। यानी 2 सेक्टर मॉडल में जो राष्ट्रीय आय होती है वो खपत और निवेश के पदों में मापी जाती है। आई समझ में आपको, खपत और निवेश के पदों में मापी जाती है। फिर हमने कितना निवेश किया, फिर उत्पादन हुआ, और कंज्यूमर घरेलू क्षेत्र ने कितनी खपत की। ठीक है। ये देखिए, ये 2 सेक्टर मॉडल है। ये तो 3 सेक्टर मॉडल। ये 3 सेक्टर मॉडल में क्या आते हैं आपको, घर, फर्म और सरकार, है ना। तीनों के बीच क्या रहता है, समन्वय रहता है। ये 3 सेक्टर मॉडल रहता है। घरेलू और फर्मों के अलावा सरकारी क्षेत्र का समावेश इस मॉडल को 3 क्षेत्र का मॉडल बनाता है। घर, सरकार, घर और फर्मों पर क्या कर लगाएगी सरकार, क्या करेगी, घरों पर, फर्मों पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। फर्मों से सामान सेवाएं खरीदेगी सरकार। ठीक है। घरेलू क्षेत्र से उत्पादन के कारक प्राप्त करेगी। दूसरी ओर क्या रहता है, सरकार परिवारों को पेंशन, राहत, सब्सिडी जैसे सामाजिक हस्तांतरण भी करती है। यानी सरकार फर्मों को वस्तुओं सेवाओं की खरीद के लिए क्या करती है, भुगतान करती है। सरकार, फर्म, घर तीनों आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड रहते हैं। जो फर्म रहेगी वो उत्पादन करेगी घरेलू क्षेत्र के लिए, घरेलू क्षेत्र को सब्सिडी सहायता देगा सरकार, और सरकार क्या करेगी, फर्मों से वस्तु सेवाओं खरीदी के लिए भुगतान करेगी। ठीक है। ये 3 सेक्टर मॉडल में क्या रहता है, इसमें जो राष्ट्रीय आय होती है वो उपभोग व्यय, निवेश और सरकारी व्यय को जोड़कर प्राप्त की जाती है। उपभोग पे हमने कितना खर्च किया, निवेश पर हमने कितना खर्च किया, और सरकारी व्यय कितना रहा, ये तीनों को जोड़कर ही हम क्या 3 सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय निकालते हैं, उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय। अब हम देखेंगे 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में क्या रहता है, घर रहेगी, फर्में रहेंगी, सरकार रहेगी और बाहरी दुनिया रहेगी। 4 सेक्टर मॉडल में क्या रहेगी, घर, फर्म, सरकार और बाहरी दुनिया के बीच आर्थिक गतिविधियों का क्या होगा, संचालन होगा। एक 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू फर्मों और सरकार के अलावा चौथा क्षेत्र भी होता है, यानी परिवार, फर्म, सरकार और बाहरी क्षेत्र। ये 4 सेक्टर मॉडल कहलाता है। 4 सेक्टर मॉडल में राष्ट्र आय जो है कैसे मापते हैं, इसमें उपभोग यानी घरेलू व्यय, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के घरेलू व्यय और शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। घरेलू व्यय में आपका C प्लस I प्लस G हो जाता है, और शुद्ध निर्यात X माइनस M के पदों में क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। अब हम सारांश देख लेते हैं।
मैक्रो अर्थशास्त्र समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार यानी होलसेल यानी सभी इंडेक्स पर, सभी पक्षों पर क्या करते हैं हम दृष्टिकोण डालते हैं। अर्थव्यवस्था के कामकाज, प्रदर्शन और विकास को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, प्रदर्शन और कवर करता है। रोजगार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, गरीबी, असमानता, निवेश, बचत, पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, विनिमय जैसे मैक्रो पहलुओं की क्या की जाती है, इसमें जांच की जाती है। अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है मैक्रो में। आर्थिक चरों पर आधारित आर्थिक मॉडल अर्थव्यवस्था को समझने में उपयोगी होते हैं। वृत्ताकार प्रवाह मॉडल मैक्रो अर्थशास्त्र के कामकाज को समझने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, है ना। एक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी आर्थिक प्रणालियों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हालांकि आजकल 100% पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या पूरी तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था खोजना मुश्किल है, यानी कि संभव नहीं है। ठीक है, मैक्रो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यवहार और समग्र रूप से एक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का क्या करती है, अध्ययन करती है। जो व्यवहार और समग्र रूप से एक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अध्ययन करती है। ओके, फिर देखते हैं हम आर्थिक प्रणाली क्या होती है। यानी ये शॉर्ट में आपको डेफिनेशन दी जा रही है, जिससे कि आपको जब मेंस में लिखना हो तो दिक्कत ना आए। किसी विशेष क्षेत्र पर आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों को एक साथ जोड़ने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं हम आर्थिक प्रणाली। पूंजीवाद क्या होता है? वह सिस्टम, वह प्रणाली जहाँ उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और बाजार आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करता है। उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र में हाथों में होते हैं और बाजार की जो गतिविधि, बाजार जो है आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है ना। समाजवाद एक ऐसे समाज को संगठित करने का तरीका है जिसमें प्रमुख आर्थिक गतिविधियां व्यक्तिगत लोगों और कंपनियों के बजाय सरकार के हाथों में होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवाद को सिद्धांतों को मिलाकर कार्य करती है। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण ऐसी अवधारणा जहाँ एक राष्ट्र की गतिविधियां एक दूसरे राष्ट्र से जुड़ी होती हैं, यानी एक दूसरे राष्ट्र पर निर्भर होती हैं, उसे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। स्टॉक क्या है? वस्तु की मात्रा जो एक समय में होती है। प्रवाह क्या है? एक समय की अवधि में मापा गया चर। ठीक है, स्टॉक वस्तु की मात्रा है और प्रवाह एक समय अवधि में मापा गया चर है। आर्थिक मॉडल क्या है? इस बात की व्याख्या करता है कि अर्थव्यवस्था का हिस्सा कैसे काम करता है। वृत्ताकार परपत्र प्रवाह जो हमने देखा था वो आय, वस्तुओं, सेवाओं के प्रवाह और आर्थिक एजेंटों जैसे फर्म, घर हो गए, सरकार, राष्ट्र हो गए, उनके बीच उत्पादन के कारकों को दर्शाता है वृत्ताकार प्रवाह, है ना। अब मॉडल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विषय की शाखाएं कौन कौन सी हैं? चलिए बताइए, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा कौन सी थी। माइक्रो और मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसलिए पहले ही बोला जाता है कि आप लेक्चर को ध्यान से सुनें। किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन जब तक आपके पास नहीं होगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कोई भी माँ के पीछे सीख कर नहीं आता है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ सीख सकता है ना। समष्टि शब्द किसने गढ़ा था बताइए? यानी जो मैक्रो शब्द है किसने दिया था? रेगनर फ्रिक्स ने। याद है ना आपको, मैंने शुरू में बोला था क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ये भी हमने बताया था, जॉन मेनार्ड कीन्स। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमी के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम हमने आपको बताया था कि आप ध्यान से देखना, तो वो है आपका आय सिद्धांत, है ना। याद आया कुछ? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? एक समुच्चय का अध्ययन है। उसमें अर्थव्यवस्था के सभी समुच्चय क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में जॉन मेनार्ड कीन्स के योगदान को इंगित कीजिए। यानी क्या इन्होंने सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने सामान्य सिद्धांत दिया था। आज जॉन मेनार्ड कीन्स के योगदान को इंगित कीजिए, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या सिद्धांत दिया था? ये सामान्य सिद्धांत दिया था। सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी महंगाई। ओके, आप भी आंसर देना। स्पून फीडिंग की जिस दिन आप आदत छोड़ देंगे ना, उस दिन आप सक्सेस की राह पर होंगे। आप लोगों को स्पून फीडिंग की बहुत आदत होती है, मैम सारे करा दे, मैम आंसर दे दे, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो मैम का ही तैयार हो रहा है ना सब कुछ।
आर्थिक नीतियों की आवश्यकता क्या है? बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए बिल्कुल सही, बाधाओं दूर करने के लिए उपरोक्त सही, विकास हासिल करने के लिए सभी सही है इसमें। फिर अगला प्रश्न हमारा, एक अर्थव्यवस्था की मूलभूत आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? मूलभूत आर्थिक गतिविधियां होती हैं उत्पादन और खपत। ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में शामिल है, क्या शामिल है? एक अर्थव्यवस्था में सब शामिल है, खपत, उत्पादन और सरकारी क्षेत्र। ओके। उस आर्थिक प्रणाली की पहचान करें जहां उत्पादन का केवल निजी स्वामित्व होता है, तो वो हो गई आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वितरण में समानता का प्रतिनिधित्व करने वाली आर्थिक प्रणाली कौन सी है? समाजवाद। वितरण में समानता का प्रतिनिधित्व करती है समाजवाद। पूंजीवाद का जनक किसे कहते हैं? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, एडम स्मिथ, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। पूंजीवाद का अनुसरण करने वाला देश कौन सा है? ऑब्वियसली कौन होगा यहाँ? अमेरिका होगा पूंजीवाद का अनुसरण करने वाला देश। समाजवाद का जनक कौन है? चलिए बताइए जल्दी से। समाजवादी जनक है हमारे कार्ल मार्क्स जी। एक आर्थिक प्रणाली जहां एक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा साथ किया जाता है, तो आपकी कहलाएगी प्रेषित अर्थव्यवस्था। एक समय में संचित किसी वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम स्टॉक, संचित किसी वस्तु की मात्रा को, है ना। और प्रवाह चर क्या होता है? प्रवाह चर जो कि बदलता रहता है। पैसे की आपूर्ति, सहायक आय और विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसमें प्रवाह चर ऐसी चीज होती है समय के साथ क्या होती है? चेंज होती रहती है, तो वो होता है आपका प्रवाह चर। ठीक है। दो सेक्टर मॉडल में क्या होता है? दो सेक्टर मॉडल आप बताइए। परिवार और फर्म। नहीं, इसमें कौन था? दो सेक्टर मॉडल में कौन था? दो सेक्टर मॉडल में था आपका था घर और फर्म। ठीक है, यही तो थे आपके। फिर आ जाते हैं आपके सर्कुलर फ्लो मॉडल। जो सर्कुलर फ्लो मॉडल था, जो खुदली अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, वो आपका फोर सेक्टर मॉडल था, है ना। सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या था? फोर सेक्टर मॉडल। इसमें बाहरी दुनिया भी आपको शामिल मिलती है। ठीक है। तो ये क्या है आपका इकोनॉमी का आज यह लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने सारे पहलुओं को लगभग समाप्त करने की और शामिल करने की क्या की है? कोशिश की गई है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने जाना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्सिज्म के बारे में हमने बेहतर से जाना, विस्तार से जाना और हर पहलू को समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इकोनॉमी का डर दूर होगा। जो इकोनॉमी फोबिया है उससे भी आपको रिलैक्स राहत मिली होगी। तो अर्थव्यवस्था की पूरे पहलू को मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूर्णतः स्वतंत्र हैं और लेक्चर को A to Z बहुत ही ध्यान से सुना करें, क्योंकि कुछ भी एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री के लिए हो या मैथ्स के लिए। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। मेरी तो अपनी खुल गई। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।